अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन आप सबको खुशामदीद आपके अपने शो में सेहत और हम, जो कि वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी का सीज़न 5 का सेगमेंट है और हम आपसे मिलते हैं हर बुध को इसी टाइम पर। अम, आप अपने एडवर्टाइज़मेंट के लिए और अपने एड्स के लिए वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी की जो वेबसाइट है, उसको यूज़ कर सकते हैं और हम लोग लाइव होते हैं आईपीटीवी पर और फ़ेसबुक पर। तो आइए चलते हैं हम आज अपने मेहमान की तरफ। जैसे हमने ज़िक्र किया था कि हम मेंटल हेल्थ सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो आज क्या बात होती है, चलते हैं डॉक्टर अफ़शीन को वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम। अफ़शीन। वालेकुम अस्सलाम और assalamu alaikum to all our viewers. Hope you all are doing great today. कैसे हैं आप जी, सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम पिछले हफ़्ते की माज़रत चाहते हैं, कुछ कोई टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वज़ह से हमारा लास्ट वीक का जो प्रोग्राम है वो नहीं जा सका था होने। लेकिन हम मैं आपके जॉइन करने से पहले ये बता रहा था अपने व्यूअर्स को कि हम लोग मेंटल हेल्थ सीरीज़ कर रहे हैं ये वाली, जो कि होलिस्टिक हेल्थ के अंदर आती है। फिज़िकल, मेंटल और जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसका एक ये डायमेंशन है मेंटल हेल्थ। और आपका तारुफ़ हमने लास्ट टाइम करा दिया था, इंटीग्रेटिव मेंटल हेल्थ कोच हैं आप और आपका माशाल्लाह एक वास्ट एक्सपीरियंस है वुमेन हेल्थ में, यूथ हेल्थ में और पर्टिकुलरली जो मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट है उसमें। तो चलते हैं फिर आज के प्रोग्राम की तरफ डॉक्टर अफ़रीन। और हमने पिछली दफ़ा जो एक जनरल बात की थी, मेंटल हेल्थ की आपने डेफ़िनेशन हमें बताई थी, आपने इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बताई थी और हमने ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रेटिव मेंटल हेल्थ में और एक रेगुलर जो मेंटल हेल्थ है, काउंसलिंग में और साइकोलॉजिस्ट में और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है, सब आपने बड़ी तफ़सील से बताया था। आज मैं चाहूँगा जो हमारा एक गिवन टाइम है, हम उसमें 2 चीज़ों पर बात करें। और उसमें जो पहली चीज़ है वो डॉक्टर अफ़शीन, जैसे एक होता है कि स्टिग्मा की हम हमेशा बात करते हैं और जो मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं और मिसकॉन्सेप्शंस का मतलब ये है कि अ, जो अ, बहुत देखें, हमारा जो अगेन जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है इन जनरल और पर्टिकुलर जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, उसमें एक बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, उसमें बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तजर्बे में ये बताइए, आप हमारा जो आज फर्स्ट हाफ है इस प्रोग्राम का उसमें कि जनरल मेंटल हेल्थ को लेकर मिसकॉन्सेप्शंस क्या-क्या हैं? आप क्या देखती हैं और उनको ओवरकम कैसे किया? प्लीज़। जी ज़रूर। जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस का शिकार मेंटल हेल्थ ही है हमारी। और सबसे ज़्यादा अगर हम बैक बर्नर पे डालते हैं या पसे पुश जिसे कहें डालते हैं, वो हमारी अपनी मेंटल हेल्थ ही होती है। उसके ऑल्दो इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे, जो मेंटल अवेयरनेस है उस पे बहुत काम अब रिसेंटली हो रहा है। बट लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गलत फहमियाँ हैं लोगों को उसके बारे में, जो अभी तक जिस पे बहुत काम करना है। और उसमें है तो बहुत सारी, लेकिन हम चंद जो है वो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं टाइम की कमी की वजह जी, से। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेंटल हेल्थ में, जो उसकी मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसमें यह है कि लोग समझते हैं कि ये बहुत रेयर है, यानी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम लोग इसका हुँ, शिकार होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। असल बात यह है कि इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर लोग किसी चीज़ से अफेक्टेड हैं पूरी दुनिया में, तो वो मेंटल हेल्थ इशू ही है। और हम डब्ल्यूएचओ की अगर स्टैट्स देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, तो वो ये कहते हैं कि 1 इन 4, यानी हर 4 में से एक इंसान ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज पे ज़रूर किसी मेंटल दबाव का या मेंटल हेल्थ इशू का शिकार होता है या होगा, यानी अपनी लाइफ स्पैन में। जी।
जैसे तो जैसे ह्यूज डॉक्टर अश्विन, ये जी, ये जी। तो जो तो नंबर आपने बताए अलार्मिंग। जी, जी। तो ये एक हमें इस पे बहुत काम करना है अवेयरनेस पे और लोगों को इस बारे में बताना है क्योंकि इसके अराउंड बहुत से स्टिग्मास हैं, इसके अराउंड जैसे आपने बात की कि बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसमें से नंबर 1 तो यही है और यही बहुत अलार्मिंग है कि हर आज के दौर में हर शख्स ही मैं तो कहूँगी कि हर दूसरा शख्स ही, लेकिन डब्ल्यूएचओ की हम हुँ, ज़ाहिर है स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे तो वो 1 इन 4 है। उसके अलावा अगर हम दूसरा स्टिग्मा के ऊपर बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि लोगों के ज़हनों में ये होता है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यू का शिकार होते हैं लोग, उनके शायद चेहरे से या उनको देखकर ये चीज़ अयाँ हो जाती है कि वो मेंटल हेल्थ का शिकार हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बज़ाहिर जो लोग बहुत खुश नज़र आते हैं आपको, हँसते-मुस्कुराते और अपनी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी अपना काम कर रहे होते हैं, अपना बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, वो हाइली फंक्शनल, हुँ, हाइली परफ़ॉर्मिंग लोग होते हैं। वो भी अपनी मेंटल हेल्थ का शदीद मेंटल हेल्थ का शिकार हो सकते हैं और वो किसी भी खौफ़ या लोगों में जो मिसकंसेप्शंस हैं, स्टिग्मा है हमारी स्पेशली हमारे साउथ एशियन कल्चर में उस वजह से वो लोग घबराते हैं इस बात को डिस्कस करते हुए और अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशंस या अपने जो स्ट्रेसेस हैं या अपने एंजाइटी डिप्रेशन है उसको लेके अपने अंदर ही जो कहते हैं इसको जी रहे होते हैं और उससे उनकी कंडीशन पहले से और ज़्यादा वर्स या डिक्लाइन होने लगती है। तो ये दूसरा स्टिग्मा है जो हमारे कल्चर में स्पेशली साउथ एशियन में बहुत ज़्यादा यानी होता है। वो एक अपीयरेंस है उस पर मत जाएँ या अ, जी, आपसे जो मैं अभी तक बात समझा हूँ कि एक तो और ये जो आपने डब्ल्यूएचओ की बात कही कि इतनी जो जो प्रेवलेंस की बात है, ये तो फिर मेरे ख़्याल से रिपोर्टेड केसेज़ हैं जो आएँगे जहाँ तक मैं अब समझ पा रहा हूँ कि बिल्कुल, अगर 1 इन 4 बिल्कुल सही और कह रहे वरना हैं, अगर हम बिल्कुल सही। अनरिपोर्टेड देखें, तो जैसे आपने बात की कि हर दूसरा शख्स या हर तीसरा मैं कहूँगा, कि वो अपने बिल्कुल, लाइफ़ टाइम में किसी भी अ, मरहले पर इस चीज़ से दो-चार हो सकता है। और फिर ये हर मुस्कुराता चेहरा जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो खुश हो अंदर से। ज ज जो मैं समझा हूँ आपकी बात को। जी, जी, बिल्कुल प्लीज़ और प्लीज़ हमारे कंटिन्यू। कल्चर में हम जी, हमारे कल्चर में ये एक ख़ास बात कही जाती है कि अरे! वो तो देखने में बड़ा हँस रही थी या हँस रहे थे और वो तो बड़े हँसते-मुस्कुराते हैं, उन्हें तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं हुँ, है ये अपने एक एक फ्रंट पे एक इंसान मास्क इसको मास्क डिप्रेशन या मास्क एंग्ज़ायटी कहते हैं, जो फ्रंट पे ट्रू, एक मास्क ट्रू। फेस लेके लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन अंदर से उनके दिल का हाल या उनकी जो ज़हनी जो हालत होती है, वो वही जानते हैं। तो ये नंबर 2 है। उसके अलावा एक तीसरा जो बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर में स्पेशली ज़्यादा इसके बारे में लोग अफ़ेक्टेड होते हैं, वो ये कि जिन लोगों को मेंटल कंडीशंस डायग्नोस्ड होती हैं, यानी हुँ, जिनको हुँ। जिनका डायग्नोसिस हो चुका था होता है, लोग समझते हैं बस उन्हीं को मेंटल केयर की ज़रूरत है और जो लोग जिनकी कंडीशंस अभी डायग्नोस नहीं हुई हैं या जो अंडर डायग्नोस्ड हैं उन लोगों के बारे में जो है ये होता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हुँ। या तो उन्होंने अभी रुजू नहीं किया हुआ था या उनकी हालत अभी इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी कि वो डॉक्टर के पास जाएं या उनको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत हो तो या उनके एक तरह बारे से में बॉर्डर लाइन पर होते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं या और ये कि अभी हर किसी को एकदम से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पेश आती। जो इनिशियल जिसको आप कहते हैं कि अगर वो इनिशियल फ़ेज़ेज़ में भी हैं, तो उसको कंसिडर ही नहीं करते कि जैसे वो कोई कोई मसला ही नहीं है। यानी उ हुँ। उनको ऐसा समझा जाता है कि बस जो जिनका डायग्नोसिस हो गया है, बस उन्हीं को हक है कि उनकी उनकी केयर की जाए, बाकी दूसरे लोग अपनी ज़हनी जो कंडीशन है उसके वेलबींग के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है जिसके साथ लोग डील करते हैं जिनको ज़हनी दबाव का जो शिकार होते हैं। और उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा जो प्रेवलेंस है वो ये है कि मेंटल कंडीशंस जिन लोगों को होती हैं
उनके ट्रीटमेंट सिर्फ़ दवाओं पे ही मुनहसर होता है, या अब उनको सिर्फ़ दवाएँ ही ठीक कर सकती हैं, और दवाओं के बगैर हुँ। या उनका इलाज ही नहीं है, या उनका इलाज ही बस दवाएँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और स्टिग्मा मैं है। इधर कतई करामी की आपसे माफ़ी चाहूँगा, मेरे ख़्याल से जो चौथा पॉइंट आपने बताया, इसमें फिर उस दवाइयाँ लेने के खदशे की वजह से भी या सिर्फ़ ये समझ के कि शायद जो आपका साइकियाट्रिस्ट है या साइकोथेरेपिस्ट वो एकदम से हमें मुट्ठी भरकर दवाइयाँ दे देगा और हम मुस्तकिल सोते रहेंगे या जी, हुनूदगी जी। रहेगी या हम बिल्कुल राइट? तो मेरे ख़्याल से वो जो वो बिल खौफ़ है, तो बिल्कुल, वो एक हर्डल होता है, ऑब्स्टिकल हो जाता है शायद, टू सीक बिल्कुल। द इनिशियल अटेंशन। जी, बिल्कुल सही कहते हैं कह रहे हैं आप, क्योंकि एक-दूसरे से लोग एक-दूसरे के बारे में देखते हैं, मुशाहिदात उनके होते हैं कि सो एंड हुँ, सो शख्स डॉक्टर के पास गया, उसने मेडिकेशन ली तो उसको इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो भई हम तो नहीं जा रहे, हमें भी कोई इतनी ही हेवी डोज़ेज़ मिलेंगी। पहली बात तो राइट, ये है कि ट्रीटमेंट में हर किसी के लिए मेडिकेशन लाज़मी नहीं होती, कुछ कंडीशंस होती हैं जो न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशंस हों या केमिकल इम्बैलेंसेस हों, जैसे न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है या बीपीडी है, या जिसको कहते हैं मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर या साइकोसिस, मेजर बाइपोलर डिप्रेशन। डिसऑर्डर, उसमें जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें लाज़मी मेडिकेशन एक हिस्सा होती है ट्रीटमेंट का। लेकिन उसके अलावा बहुत सी कंडीशंस हैं, जैसे एंग्ज़ायटी, आम तौर पे लोगों को एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, बर्नआउट है। ये कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर भी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट से, लाइफ़स्टाइल चेंजेस से, मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से हम इसको डील करते हैं और इसके बहुत नहीं, नहीं, अच्छे नहीं, रिजल्ट्स होते ये आपने बहुत अच्छा इस वक़्त पॉइंट रेज़ किया, ये तो मैटर ऑफ फैक्ट मेरा अगला सवाल ही आपसे यही था। तो हम इसको हैं। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा अगेन वक़्त की उसको देखते हुए कि अभी स्टिग्मा में कोई ऐसी चीज़ रह गई है, तो आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आप उसको कंटिन्यू कीजिए। जी, जी। मिसकंसेप्शंस के स्टिग्मा बारे में जो आपने बताया। जी, जी। स्टिग्मा में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं ज़रूर व्यूअर्स की तवज्जो दिलाना चाहूँगी, स्पेशली वो लोग जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें प्लीज़। क्योंकि बच्चों के बारे में स्पेशली वो बच्चे जो 12 एंड अप होते हैं या 14 इयर्स के होते हैं एज के, जिनको हम यंग एडोलेसेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, या उनको टीनेजर आप क्या कह सकते जी, जी, नौजवान बच्चे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जी ये बस मूडी हो गए हैं, या इनका मूड चेंज हो रहा है, या इनको हार्मोन्स क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं तो इस वजह से राइट। या ये बच्चे बोर हो रहे हैं कि जी हमारा तो बस जी, जी, बच्चे बोर रहते हैं, हमारे साथ कहीं जी, आते-जाते नहीं तो हम उनको घर में छोड़ देते हैं, वो बोर होते हैं, हमारे साथ जी, जाके जी। क्या करें? राइट? जी, बिल्कुल, या अपने रूम में बंद रहते हैं, वो क्योंकि उनके हुँ, साथ के बच्चे नहीं होते या बड़े नहीं होते, तो वो उनके साथ ना बात करना चाहते हैं, तो वो सारा दिन रूम में बंद होते हैं, वो अपना उनको मूड चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे जो हैं बहुत दफ़ा अक्सर बल्कि ऐसा होता है कि वो सीवियर मेंटल चैलेंजेस से गुज़र गए हैं या उनको पढ़ाई की स्ट्रेस है। ऐसी बात नहीं होती, बल्कि जितनी भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, ये बात बहुत गौरतलब है कि उसमें हाल्फ ऑफ द मेंटल कंडीशंस जो हैं वो एज 14 से ही शुरू होती हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वाह! स्टैटिस्टिक्स है जो मैं जी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अपने बच्चों के जो उनके बिहेवियरल चेंजेस हैं, उस पे प्लीज़ नज़र रखा करें और उनको बहुत ज़्यादा आइसोलेट होने से बचाएँ। उनको उनके साथ एक ऐसा अपना रिलेशनशिप रखें कि वो कंफर्टेबल होके अपनी बात कह सकें। हुँ, क्योंकि बच्चों की ये बहुत वल्नरेबल एज होती है। इस एज में अगर हम उनको मेंटल सपोर्ट ना दें, इमोशनल सपोर्ट ना दें पेरेंट्स, तो फिर वो यही चीज़ें उनके अंदर बिल्ट अप होती रहती हैं, और फिर ये एक अचानक एक सीवियर मेंटल इश्यूज़ का या मेंटल चैलेंजेस का सीवियर उनको गुज़रना पड़ता है।
ट्रॉमा से और बच्चों को भी। तो ये एक नहीं, नहीं, बहुत बहुत, इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये, यानी कम्युनिकेशन को ओपन रखें, ऑब्जर्विंग रहें, नज़र रखें, ना सिर्फ यानी अपने इर्द-गिर्द, राइट? जो मुझे जी, स्पेशली, और हमारा जो इस वक़्त एक, मैं समझता हूँ टिपिकल जो कैनेडियन एक माहौल है, उसमें यही है। आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग फैमिली गेट टुगेदर्स में जाते हैं, तो और कहीं पर भी हम लोग कहीं मिलते हैं, तो उसमें बच्चे सेग्रीगेट होकर बैठ जाते हैं। कि जी ये जी, बच्चे बड़ों के दरमियान में क्या बैठे हैं, या और मेरे ख़्याल से ये इट्स अ टू वे ट्रैफिक, कि इसमें बच्चे, मेरे ख़्याल से हम लोग एज़ एन एडल्ट या एज़ अ पेरेंट्स हम उनकी सतह पर आकर बातचीत नहीं करते। हम शायद उनके इंटरेस्ट की कोई बातचीत नहीं करते। मेरे ख़्याल से ये सब चीज़ें बड़ी इसमें गौर तलब है। और अभी अगेन हम चूँकि टिप ऑफ एन आइसबर्ग को देख रहे हैं, तो चलिए डॉक्टर साहिबा, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी हमने जाना है एक छोटी-सी ब्रेक के ऊपर, तो हम फिर जो दूसरा इसका हाफ है वो बात करेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू। Kennedy Manzer Pervez phone for 162309366. Still throwing away money on rent? What if you could own your home instead? On Saturday, September 20th, I'm holding a free first-time homebuyers event right here at my office. You don't want to miss this. There's going to be refreshments, a fun photo shoot opportunity, and most importantly, the answers to all your home buying questions. A mortgage agent will be joining us to guide you through how to get qualified, different financing options, and how to start your home buying journey with confidence. So if you're ready to take that first step, stop renting, start owning. Your first home is just a seminar away, and I will see you there. Welcome to High Design Homes. From Winnipeg to Toronto, we're proud to introduce our world-class interior design solutions to a brand new Mississauga location. Our marble decor sheets transform walls and bathrooms with elegance in every detail. Waterproof, heat-proof, and scratch-resistant, they combine timeless luxury with everyday durability. Explore our WPC louvers and acoustic panels designed to add depth, texture, and sound comfort to any space. Available in a wide variety of modern finishes. Complete your space with luxe home decor, mirrors, accents, and accessories that bring timeless design and a modern touch. We also specialize in nanostone, artificial gardens, wallpapers, 3D partitions, backsplashes, LED profiles, customized mandirs, HD stone, and modern fireplaces. From statement walls to sacred spaces, High Design Homes is your destination for style, durability, and luxury that lasts. Visit us at Unit number 7, 1195 Myerside Drive, Mississauga. High Design Homes, curated luxury, inspired interiors. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेहत और हम, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, योर सिटी योर वॉइस। तो हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर अफ़ीन, मेंटल हेल्थ कोच हमारी, और मैं देख रहा हूँ कि वो जॉइन हमें कर चुकी हैं ऑलरेडी। जी, जी। वेलकम डॉक्टर अफ़ीन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी। जी, 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 थैंक यू। नहीं, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और
वो ये है कि हम डेफ़िनेटली इस पर मज़ीद आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख़्याल से अभी थोड़ी-सी एक तशनगी रह गई है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। लेकिन आप हमें क्विकली ये बताइएगा कि जब जर्नलाइज़्ड स्ट्रेस और बर्नआउट, आपने इसका क्योंकि इस प्रोग्राम के पहले से मैं ज़िक्र किया था, उसके बारे में थोड़ी हमें एक फूड ऑफ थॉट दें कि हम उसके बारे में क्या समझें, क्या सोचें और फिर आगे चलकर उस पर एक कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी ज़रा हमें उसकी एक एक इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, जी, ज़रूर। पहली बात तो ये कि ये जो जनरलाइज़्ड स्ट्रेस की आपने और बर्नआउट की बात की है, इनका आपस में बहुत गहरा लिंक है। लेकिन इनकी एक पूरी एक सीक्वेंस होता है, जैसे पहले स्ट्रेस, फिर क्रॉनिक स्ट्रेस और फिर बर्नआउट की फ़ेज़ आती है। तो हम अगर सबसे पहले स्ट्रेस को ही देख लें कि अपने व्यूअर्स के उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए कि स्ट्रेस क्या है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। तो स्ट्रेस जो है, जो इसको डब्ल्यूएचओ ने डिफ़ाइन किया है, वो सेट ऑफ फिज़िकल, mental or emotional responses that occur when an individual perceives a mismatch between the demands placed on them and their ability to cope. यानी इसको अगर हम आसान अल्फाज में उर्दू में समझाएं अपने व्यूअर्स को, तो वो ये है कि किसी भी शख्स का अ, जिस्मानी, जहनी और जज्बाती उस पे जो दबाव पड़ता है, उससे उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। उस दबाव और उसकी जो सलाहियत होती है, उससे डील करने की जो सलाहियत होती है, उन दोनों के बीच में हुँ। एक बगाड़ पैदा हो जाता है, तवाज़ुन बिगड़ जाता है, एक मिसमैच हो जाता है जो उनकी कोपिंग एबिलिटी है उसमें, और ये जो प्रेशर्स उनके ऊपर ड्यू टू एनी सिचुएशंस पड़ जाते हैं, जो कि हम फ़िज़िकल इसको रेज़िलियंस भी कह सकते हैं कि कितना रेज़िलिएंट है कोई मेंटली, इमोशनली, यानी अ, जब आपने उसको कोप करने की बात हाँ। की तो? ये अभी तो हम रेज़िलियंस तो इंसान आहिस्ता-आहिस्ता अपने अंदर पैदा करेंगे। अभी तो जो जी, इंसान जिस स्टेट पे है, इस वक़्त उसकी जो राइट, राइट। जो उसकी एंड्योरेंस है, हम उसके हिसाब से ये डेफ़िनेशन पे बात हुँ, करेंगे कि उसकी उस सिचुएशन में अब उसके अंदर मज़ीद हिम्मत नहीं है, या दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है, या दबाव का जो रद्द-ए-अमल है, या उससे निपटने की सलाहियत उस सिचुएशन में अब उसके पास नहीं है। तो उसकी हुँ, उसकी अपनी हेल्थ या उसकी अपनी एंड्योरेंस के हिसाब से उस पे इतना दबाव पड़ चुका है कि अब उसकी बॉडी उससे ज़्यादा नहीं, या उसके दिमाग या उसके जज़्बात उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसमें एक ख़ास बात ये है कि देखें, जब डब्ल्यूएचओ ने ये डिफ़ाइन किया है, तो वो सिर्फ़ फ़िज़िकल बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि मेंटल, यानी ये जो स्ट्रेसर्स हैं, जो कि जिसकी वज़ह से जो सिचुएशंस हैं, ये सिर्फ़ फ़िज़िकल या वर्कलोड की वज़ह से ही नहीं होती, बल्कि ये मेंटल जो इंसान के ऊपर ज़हनी दबाव होता है, उससे भी, और हुँ, जज़्बाती दबाव जो होता है, जिसको इमोशनल वो कहते हैं कंडीशन या इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं, उसकी वजह से भी हुँ, होता है। तो नॉर्मली ये जो तो है, इसमें अच्छा भी होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी होता है अगर ये लिमिट में हो। क्योंकि बहुत सी डेडलाइंस होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो जॉब्स पे होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जो घर में मदर्स होती हैं, माएँ होती हैं, उनको बहुत से टास्क्स दिन में पूरे करने होते हैं, तो उसका थोड़ा छोटा-मोटा स्ट्रेस इंसान के साथ रहता है। लेकिन जब वो सही। स्ट्रेस रिमूव हो जाता है उसकी लाइफ से, या वो जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं सपोज़, या वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो स्ट्रेस भी रिमूव हो जाता है और इंसान की बॉडी नॉर्मलाइज़ हो जाती है। तो सही। ये एक एक हेल्दी आप कह सकते हैं स्ट्रेस की फ़ॉर्म होती है। लेकिन अगर और ये नॉर्मली चंद दिनों की बात होती है कि चंद दिनों में जब जो अब कंडीशन ऐसी है, या सिचुएशन कोई ऐसी आ गई है, उसमें ऐसी सिचुएशन से लोग गुज़र रहे हैं, फिर उनके हालात या उनकी कंडीशन सही हो गई है, तो अब वो स्ट्रेसर भी रिमूव हो गया, बॉडी भी नॉर्मल हो गई है। लेकिन जब यही चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएँ, यानी दिनों के बजाय लंबे हफ्तों में खिंच जाएँ, या महीनों बल्कि सालों में कभी-कभी, तो ये चीज़ें
मूव कर जाएँ तो उसमें फिर ये चीज़ें ख़तरनाक हो जाती हैं और इसके फिर बहुत से सिम्पटम्स ये अपने बॉडी में दिखाना, माइंड की सिम्पटम्स, मेंटल हेल्थ सिम्पटम्स और इमोशनली जो भी प्रेशर होता है इंसान का, ये सिम्पटम्स मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाती है बॉडी। तो इसमें बहुत से डिफरेंट सिम्पटम्स होते हैं। जैसे इंसान अगर एक्यूट स्ट्रेस से गुज़र रहा है या सपोज़ कि अभी इनके कोई बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या किसी के कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे कोई डेडलाइन्स हैं जो उनको मीट करनी है। तो उसमें अगर बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हाई अलर्ट पे होती है बॉडी, या उसका आप ये कह लें कि सिम्पैथेटिक हमारी बॉडी का सिस्टम ऑन हुआ हुआ होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड जिसमें कहते हैं। तो उसमें अगर बॉडी स्ट्रेस में चली जाए, तो उसके सर्टेन सिम्पटम्स होते हैं, जो इंसान को महसूस होने लगते हैं। जैसे दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, या फिर ये कि जल्दी-जल्दी साँस लेना, यानी ब्रीदिंग होता है जिसको हाइपर रैपिड वेंटिलेशन। ब्रीदिंग। जी, बिल्कुल। और शैलो ब्रीथिंग होती है, जल्दी-जल्दी साँस ले रहे हैं और अलर्ट, बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हो जाता है इंसान। उसकी वजह से उसके उसके मसल्स जो हैं, वो टेंस हो जाते हैं, मसल्स में उसको टेंशन फ़ील होने लगती है और उसके जो थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स जो हैं उसके, वो रेसिंग थॉट्स होने लगते हैं, यानी वो फ़ोकस नहीं कर पाते एक जगह पे। तेज़ी-तेज़ी से ख़यालात आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और हाई स्ट्रेस की वज़ह से, हाइटेंड अलर्टनेस की वज़ह से बॉडी में वो स्लीप भी उनकी डिस्टर्ब होती है। तो हुँ, उनके साथ स्लीप में भी डिस्टर्बेंस हो रही होती है, उनके फ़ोकस इश्यूज़ भी होने लगते हैं, फिर उनको इरिटेबिलिटी भी हो जाती है, जिसको कहते हैं हम चिड़चिड़ाहट मूड में। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं जो स्ट्रेस के से रिलेटेड हैं। और ओके। लेकिन हमने जैसे बात की कि ये अ, थोड़े ही टाइम के लिए होते हैं, जब उनका स्ट्रेसर रिलीज़ हो जाता है या जो स्टिमुलस है जिसकी वज़ह से वो स्ट्रेस में है, तो फिर वो बॉडी नॉर्मल होने लगती है, माइंड नॉर्मल होने लगता है। तो ये तो नहीं, हमने ठीक है, मैं स्ट्रेस मैं के यहाँ ऊपर। पर इधर इधर थोड़ा-सा मैं ब ब आपको रोकूँगा, क्योंकि हमारे पास अगेन टाइम का एक फैक्टर है और ये इतनी, मैं समझता हूँ इतनी ये इम्पोर्टेंट और सेर हासिल गुफ्तगू है कि हम इसको शॉर्टकट में नहीं कर सकते। आपने, जैसे मैंने कहा ना, मेरा ख़्याल था कि आज हम स्ट्रेस पर और बर्नआउट दोनों के ऊपर बात करेंगे। जैसे आपने कहा, तो मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि हमें इसके ऊपर अगला जो पूरा प्रोग्राम है, वो कंटिन्यूएशन में इसी के ऊपर करना होगा। कि हम, आपने जैसे स्ट्रेस का बताया कि एक्यूट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस आ जाती है क्रोनिक स्ट्रेस में और क्रोनिक स्ट्रेस फिर बर्नआउट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम, मेरे ख़्याल से इसको यहीं पर रोकते हैं, इस डिस्कशन को, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम आपको दोबारा से ज़हमत देंगे जो हमारा फ़ॉलो-अप प्रोग्राम्स है उसमें, और फिर आज जहाँ पर सिलसिला ख़त्म हुआ है, अगले हफ़्ते वहीं से शुरू करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफ़शीन आपका, आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, और हम अगले हफ़्ते मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम डिस्कशन। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह